हेलो दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश और आप सभी का स्वागत है मिथिलेश एकेडमी पर। दोस्तों, अगर आप सीटेट सितंबर 2026 की तैयारी करते हैं तो दो तीन बातों को याद कर लीजिए ताकि आपकी एग्ज़ाम और आप एग्ज़ाम में किस तरह से पास करेंगे, इसका मूल मंत्र है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही सीटेट की सफलता का असली चाबी है। 2011 से लेकर के 2026 तक में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उतना को पढ़ लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं आप एग्जाम को फतह कर देंगे। क्वेश्चंस वही होती है, पूछा गया क्वेश्चंस को ही थोड़ा बहुत क्वेश्चंस का जो भाषा होती है उसको घुमा देता है, लेकिन क्वेश्चंस का जो लेवल होती है सेम आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर ही होती है। सीटेट के एग्जाम में नया क्वेश्चन ज़्यादा बनता नहीं है, पुराने क्वेश्चंस को ही तोड़ मरोड़ कर आपके सामने पेश करता है। तो जो बच्चे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर पकड़ है वह निश्चित रूप से सीटेट एग्जाम को पास कर जाएगा। और इस सीटेट पेपर 1 में ईवीएस के लिए आपको कुछ नहीं करना है। तीसरी क्लास, चौथी क्लास और पांचवी क्लास का जो एनसीईआरटी का किताब होता है ईवीएस का, उसको आप पढ़ लीजिए, हर एक चैप्टर को, चैप्टर वाइज। इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। सीटेट एग्जाम का रीड है एनसीईआरटी किताब। देखिए, आज जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं यह ईवीएस किताब का निचोड़ है, जिसमें एक चैप्टर है क्लास 4 की एनसीईआरटी किताब में एक चैप्टर है नंदू हाथी नाम का, और उस चैप्टर से हर साल सीटेट क्वेश्चंस बनाता है हाथी से संबंधित। देखिए, यह जो नोट्स है जो मैंने बनाया हूं यह चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का जितने भी उसमें कंटेंट दिया हुआ है ना, सबका निचोड़ मैंने इस नोट्स में रखा हूं। यदि आपको यह नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर हमारे चैनल पर दिया हुआ है, उस पर जाकर के आप मुझे एक व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको यह नोट्स फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम लोग हाथी से संबंधित जो तथ्य दिया हुआ है उसको पढ़ते हैं, और बार बार हर साल यहाँ से क्वेश्चंस आपका पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिएगा, हर साल आपको हाथी से संबंधित क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। चलिए पढ़ते हैं हाथी के बारे में। क्या तुम जानते हो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। हाथी का जो खुराक होता है उसका खुराक एक दिन में होता है 100 किलोग्राम, यानी 1 क्विंटल उसका खुराक होता है। अब बात करते हैं सोने की। हाथी का जो नींद होता है तो हाथी बहुत ही कम आराम करता है। हाथी जो है एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत ही पसंद होता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना
बहुत भाता है, पसंद है। इससे उसके शरीर की ठंडक मिलती है। जब हाथी पानी और कीचड़ में खेलता है तो पानी से उसको शरीर को क्या मिलती है? ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। देखिए यह हाथी है और इस हाथी का जो कान है, देख रहे हैं ना, पंखे जैसा है। तो हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर इसी कान को हिला करके वो हवा करता है। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा भी गया था कि किसके कान पंखे जैसे होते हैं, और 4 ऑप्शन दे दिया था। तो याद रखिएगा, हाथी का कान पंखे जैसे होता है और गर्मी लगने पर यह अपने कान को हिलाकर हवा करता है। तो हाथी से जुड़े तत्व को पढ़े हम लोग कि हाथी का जो भोजन होती है, हाथी का जो खुराक होती है, तो एक दिन में जो है, एक बड़ा हाथी जो होती है, एक वयस्क हाथी जो होती है, एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ता और झाड़िया को खा लेता है। नींद की बात की है तो नींद के बारे में हम लोग जाने कि जो हाथी होती है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है और हाथी का कान जो होती है वो पंखे जैसे होता है। ये सभी तथ्य हम लोग हाथी के बारे में पढ़े। हाथी का जो 3 महीने का जो हाथी होता है, उसका वजन 200 किलोग्राम होता है। इस बात को भी याद रखिएगा। 3 महीने, मात्र 3 महीने का जो हाथी का जो बच्चा होता है, उसका वजन होता है कितना? 2 क्विंटल, यानी 200 किलोग्राम होता है। ये सारा बात हम लोग हाथी के बारे में पढ़े। 3 महीने के हाथी का वजन होता है आपका 2 क्विंटल। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ता और झाड़ियां खा लेता है। हाथी बहुत ही कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना पसंद है। हाथी का कान पंखे जैसे होता है। हाथी कान को हिलाकर हवा करता है। ठीक है, ये सारी बात जो है हम लोग हाथी के बारे में पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे हाथी के झुंड के बारे में। किसके बारे में? हाथी के झुंड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हाथियों के समूह को झुंड कहते हैं। हाथी अकेला नहीं रहता है, वह समूह में रहता है और उसी समूह को हम लोग क्या कहते हैं? झुंड कहते हैं। तो हाथियों के समूह को झुंड कहते हैं। हाथी के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। हाथी के जो झुंड होते हैं उसमें केवल हथनी यानी मादा हथनी और बाकी उसके बच्चे होते हैं। नर हाथी झुंड में नहीं होता है। इसका मतलब है कि जो हाथी का जो झुंड होती है मातृसत्तात्मक होती है, यानी उसके झुंड में मादा हथनी और बाकी उसका बच्चा होता है। नर हाथी झुंड में नहीं होता है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। अब देखिए, उस झुंड में जो सबसे बुजुर्ग, सबसे बूढ़ी जो हथनी होती है, वही पूरी झुंड की नेतृत्व करता होती है, यानी पूरे झुंड की वह मालिक होती है। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि हाथी के झुंड में 20 से 25 हथनियां और बच्चे होते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा 20 से 25 नहीं, 10 से 12। सीटेट वाले क्वेश्चंस को घुमा देंगे। 10 से 12 की जगह आपको 20 से 25 लिख कर पूछेगा। तो याद रखिएगा, हाथी के झुंड में 10 से 12 हथनी और बाकी उसके बच्चे रहते हैं।
14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं और उसके बाद फिर वह झुंड को छोड़ देते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो नर हाथी होता है वह 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहता है, उसके बाद वह झुंड को छोड़ देता है। क्योंकि आप जानते हैं कि हाथी का जो झुंड होती है वह मातृसत्तात्मक होती है, क्योंकि झुंड में सिर्फ हथनी और बाकी बच्चे ही होते हैं, नर हाथी झुंड में होता नहीं है। तो जब हथनी का जो बेटा होता है यानी नर हाथी होता है वह 14 से 15 साल तक जब हो जाता है उसके बाद वह झुंड को छोड़ देता है और अकेले घूमता है या नर हाथी के समूह में रहता है। समझ गए? तो 14 से 15 साल तक हाथी जो है, नर हाथी जो है झुंड में रहता है, उसके बाद झुंड को छोड़ करके अकेले रहता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे को मदद करते हैं। भले ही अलग रहता है, नर हाथी अलग हो जाता है झुंड से 14 से 15 साल के बाद, फिर भी जब नर हाथी का कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो सभी मिलकर के एक दूसरे को मदद करते हैं। तो हम लोग पढ़े हाथी के बारे में और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी बात आपको मैं बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चंस पूछा गया था आपके एग्जाम में, देखिए ये सभी आपका एनसीईआरटी किताब का है, मैं अपना से बनाया नहीं हूं, यह सभी आपका एनसीईआरटी का ही किताब का है दिया हुआ। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में, कि बगुला भैंस के पीठ पर बैठता है क्यों? बगुला भैंस के पीठ पर बैठता है क्यों, क्या कारण है? देखिए इन दोनों के बीच में सहजीवी संबंध है। सहजीवी संबंध कहने का मतलब है कि दोनों जीव को एक दूसरे से फायदा है, लाभ है। भैंस के पीठ पर जो कीड़े मकोड़े टिड्डा कीट मक्खी पतंग होता है उसको बगुला खाता है, तो उस कीट पतंगे कीड़ा मकोड़ा को खा करके बगुला को क्या भरता है? पेट भरता है। और भैंस को क्या लाभ मिलता है? तो भैंस को उस कीड़े मकोड़े कीट पतंग मक्खी से छुटकारा मिलता है, यानी उसके शरीर पर जो कीट पतंगे मक्खी टिड्डा बैठ करके उसको जो परेशान करते हैं उससे उसका छुटकारा मिलता है और उसका शरीर भी साफ हो जाता है। तो इन दोनों के बीच में सहजीवी का संबंध है, दोनों का फायदा हो रहा है। बगुला को कीड़ा मकोड़ा खाने से पेट भर रहा है और भैंस को कीड़ा मकोड़ा से छुटकारा मिल रहा है, यानी यहां पर दोनों को लाभ मिल रहा है एक दूसरे से। तो जब एक जीव को दूसरे से लाभ हो और दोनों, जब एक जीव वैसा जीव जहां पर दोनों का लाभ पहुंचे, ठीक है, वहां पर कैसा संबंध होता है? सहजीवी संबंध होता है। जैसे भैंस और बगुला की बात कहें, यहाँ पर दोनों के बीच सहजीवी का संबंध है, दोनों का फायदा हो रहा है, ठीक है, जहां पर दोनों का क्या मिला? फायदा मिल रहा है, ठीक है। तो यही कारण होता है कि बगुला जो है भैंस के पीठ पर बैठा रहता है। समझ गए? अब चलिए अब पढ़ते हैं खिजरी पेड़ के बारे में। हर साल यहाँ से भी क्वेश्चन आपकी पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा भी जाता है। खिजरली गांव, चलिए इसके बारे में पूरा हम आपको कहानी की तरह बताता हूं ताकि आपको याद हो जाए।
खेजरली गांव यह नाम पड़ा कैसे? देखिए, राजस्थान राजस्थान में जोधपुर जिला के राजस्थान के जोधपुर जिला में एक गांव है खेजरली। ठीक है, राजस्थान के जोधपुर जिला में खेजरली नामक गांव है। और इस गांव का नाम खेजरली पड़ा क्यों, कैसे पड़ा? तो उस गांव में खेजड़ी का पेड़ बहुत पाए जाते थे, जिसके वजह से इस गांव का नाम खेजरली गांव पड़ गया। तो राजस्थान के इस गांव में खेजरली का पेड़ बहुत पाए जाते थे। खेजरी गांव के लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। देखिए इस चित्र में आप, यहाँ के जो लोग होते थे ना, खेजरी गांव के लोग आज से 300 साल पहले पेड़ों को कटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे और कहा था कि पेड़ों को काटने से पहले आपको मुझे काटना होगा। यानी ये लोग पेड़ को इतना मानते थे। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। कहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं? तो खेजरी, राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजरेली गांव के जो लोग जो बिश्नोई कहलाते थे, वहां के लोग 300 साल बाद भी पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। यहाँ शिकार और पेड़ काटना निषेध है। यानी खेजरी गांव में शिकार करना और पेड़ काटना निषेध है। खेजरी पेड़ के बारे में पढ़ते, खेजरी पेड़ वो तो हम लोग पढ़े खेजरेली गांव के बारे में, खेजरी पेड़ के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यह खेजरी का पेड़ है। खेजरी यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। यानी खेजरी का जो पेड़ है रेगिस्तानी इलाके, यानी कहने का मतलब कि जहां बारिश बिल्कुल नहीं होती है, वहां पर यह पेड़ आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो राजस्थान की बात किया जाए तो राजस्थान में यह पेड़ आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि इस पेड़ को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है। इस पेड़ की जो छाल होती है, तो इसकी छाल जो होती है दवा के काम आती है। और इस पेड़ की जो फलियां होती है, इसमें जो फल फलते हैं, तो इस पेड़ की जो फलियां होती है वो सब्जी के काम आती है। इस पेड़ की जो लकड़ी होती है, इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है। और इस पेड़ की जो पत्ता होती है, इस पेड़ की पत्तियां वहां के रहने वाले जानवर खाते हैं। और इस पेड़ के नीचे बच्चे, इस पेड़ के नीचे क्या है, इस पेड़ की छाया में बच्चे क्या करता है, खेलता है। इस पेड़ के नीचे बच्चे जो है ना क्या करता है, खेलता है छाया में। तो खिजरी पेड़ के बारे में हम लोग पढ़े कि यह पेड़ आपका रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है। पेड़ की फलियां सब्जी के काम आती है। पत्तियां वहां के रहने वाले जानवर खाते हैं। इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है। और इस पेड़ की छाया में बच्चा खेलता है। अब पढ़ते हैं मधुमक्खी के बारे में। हर साल क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। मधुमक्खी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। और यहाँ आपका एक चैप्टर एक है अनीता की मधुमक्खियां।
एनसीईआरटी ये चैप्टर में दिया हुआ है आपका, एनसीईआरटी किताब में अनीता की मधुमक्खियां एक चैप्टर है। जितने भी क्वेश्चन आपकी जो होती है ना, वो आपके एनसीईआरटी किताब से ही बनाई जाती है, क्लास 3rd से 5th तक की। चलिए पढ़ते हैं मधुमक्खी के बारे में। बिहार मुजफ्फरपुर बोचहा गांव। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में एक गांव है बोचहा नाम का। तो बोचहा गांव बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पड़ता है। इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाता है, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का काम करता है। मधुमक्खी पालन करने का सरकारी कोर्स भी होता है। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है, याद रखिएगा। अक्टूबर से दिसंबर जो समय होती है, यह समय मधुमक्खी पालन करने का समय होता है, क्योंकि इसी समय जो रानी मक्खी होती है वह अंडे देती है। तो अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है, और यही समय मधुमक्खी पालन करने का आपका उपयुक्त समय माना गया है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। लीची के फूल फरवरी माह में खिलता है और मधुमक्खी के एक बक्से से 10 किलो शहद प्राप्त होता है। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पर 2-3 पॉइंट आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खी के अंडे देने का समय आपका अक्टूबर से दिसंबर होती है, और दूसरा पॉइंट है कि लीची का फूल फरवरी माह में खिलता है, और तीसरा पॉइंट है कि मधुमक्खी के एक बक्से से 10 किलो शहद प्राप्त होती है। ये जो पॉइंट आपको हम बताए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यही पॉइंट आपके एग्जाम में पूछता है। तो मधुमक्खी के बारे में पढ़े हम लोग। अब पढ़ते हैं मधुमक्खी के छत्ता के बारे में। मधुमक्खी के छत्ता के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, मधुमक्खी के छत्ता जो होती है, उसमें हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं जो एक काम छोड़कर और कोई काम नहीं करते हैं, यानी उसका एक ही काम है प्रजनन करना। रानी मक्खी के साथ प्रजनन करता है, और संभोग करने के दौरान ही उसका जो अंग जो है ना, वह घायल हो जाती है, और कुछ समय के बाद वह नर मक्खी जो होता है वह मर जाता है। तो नर मक्खी का जो काम है वह सिर्फ रानी के साथ प्रजनन करना है, संभोग करना होता है, और प्रजनन करने या संभोग करने के दौरान ही उसका प्रजनन अंग टूट जाता है, ठीक है, और घायल होने की वजह से कुछ समय बाद ही वह नर मक्खी मर जाता है। तो नर मक्खी का काम क्या है? सिर्फ रानी मक्खी के साथ प्रजनन करना, और उसका कोई काम नहीं है। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मधुमक्खियां भी होती है। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मधुमक्खियां भी होती है, जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं श्रमिक मधुमक्खियां या मजदूर मधुमक्खियां कहते हैं। यानी जो मधुमक्खियां फूलों से रस को ढूंढ कर लाती है छत्ता में, छत्ता बनाती है, शहद बनाती है, बच्चों को देखभाल करती है, ये जो मधुमक्खियां कौन सा होता है? तो यह मधुमक्खियां आपका श्रमिक मधुमक्खियां होती है। तो छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मधुमक्खियां भी होती है, जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं श्रमिक मधुमक्खियां। यह दिन भर काम करती है। कौन? श्रमिक मधुमक्खियां। शहद के लिए फूलों का रस भी यही ढूंढती रहती है। कौन? आपका श्रमिक मधुमक्खियां। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का क्या करती है? नाच करती है, जिससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है, नेक्टर कहाँ पर है, ठीक है। तो यह रस खोजने का उसका एक तरह से क्या है आपका, एक तरह से उसका जो डांस करती है उससे नेविगेटर का काम करता है। डांस जो है कि रस कहाँ पर है, दूसरे मधुमक्खियों को पता चल जाता है, ठीक है। तो जब किसी मधुमक्खियों को रस का पता चलता है तो वह क्या करती है? डांस करती है, जिससे दूसरे मधुमक्खियों को भी पता चल जाता है कि रस
कहाँ पर है। काम करने वाली मधुमक्खियां इसी रस से शहद बनाती है। जब मधुमक्खियों को रस क्या मिलता है, शहद मिल जाता, रस मिल जाता है, तो उस रस को लाता है कहाँ तक, छत्ता तक लाता है, और छत्ते में ला करके उस रस से शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। किसका, श्रमिक मधुमक्खिया का। यानी फूलों से रस को एकत्रित करना, छत्ता बनाना और बच्चों को पालना, ये सभी काम इन्हीं बेचारी का होता है। किसका, श्रमिक मधुमक्खिया का। रानी मधुमक्खी केवल अंडे देती है। यदि श्रमिक मधुमक्खिया फूलों से रस को ढूंढ कर नहीं लाती है, शहद नहीं बनाती है, तो छत्ते में जितने भी मक्खियां है वो सभी भूखी रह जाती है। तो श्रमिक मधुमक्खियां जो है वह छत्ते के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना न छत्ता बनेगा न शहद बनेगा। और जब शहद नहीं बनेगा तो छत्ते में जितने भी मक्खियां है वह सब भूखी रह जाएगी। तो ये सारी काम बेचारी किसका है, ये सारा काम बेचारी रानी मधुमक्खिया की, सॉरी श्रमिक मधुमक्खिया की। रानी मधुमक्खिया तो अंडे देती है, उसके बाद अंडा देने के बाद उसका जो है आपका बच्चा, उस सभी का पालन पोषण, शहद बनाना, रस को ढूंढना, ये सारा काम जो है आपका श्रमिक मधुमक्खिया की होती है। नर मक्खी छत्ते के लिए कोई काम नहीं करता है, समझ गए। तो रानी मक्खी का काम है अंडा देना, उसके बाद जो श्रमिक मधुमक्खियां होती है इसका काम है फूलों से रस को ढूंढ कर लाना, छत्ता बनाना, शहद बनाना। यदि यह काम नहीं करेगी तो छत्ते की सारी मधुमक्खियां भूखी रह जाएगी। तो सारा काम है आपका यही बेचारी की, किसका, श्रमिक मधुमक्खिया का। अब देखिए मधुमक्खिया की तरह ही दीमक, चींटी, दीमक और तताया, यह सभी ग्रुप में रहता है, समूह में रहता है। चींटियां, दीमक और तताया ये सभी भी समूह में रहता है। चींटियां भी मिलजुल कर रहती है। जैसे आपका रानी चींटी, तो रानी चींटी का काम है अंडा देना, ठीक है। रानी चींटी का काम है अंडा देना। सिपाही चींटी का काम है बिल का ध्यान रखना, ठीक है। सिपाही चींटी का काम है बिल का ध्यान रखना। काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। यानी जो मजदूर चींटियां होती है ना, जो श्रमिक चींटियां होती है, मजदूर चींटियां होती है, उसका काम है भोजन ढूंढकर बिल तक लाना। और सिपाही चींटी जो होती है उसका काम है बिल का ध्यान रखना। और रानी चींटी जो है उसका काम है अंडा देना। तो दीमक तताया, चींटी, दीमक तताया ये सभी भी समूह में रहता है। ये देखिए दीमक है, ये भी आपका अपना समूह में रह रही है, ठीक है। ये भी अपना समूह में रह रही है। तताया भी समूह में रह रहा है। तो मधुमक्खी की तरह भी चींटी, दीमक और तताया ये सभी समूह में रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैंने जितना भी आपको पढ़ाया हाथी के बारे में, खिजरी पेड़ के बारे में और मधुमक्खी के बारे में, मैं 100% लिख कर देता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और हम आपको वही चीज पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्योंकि हमारे चैनल पर फालतू की चीजें और फालतू की बातें बताई नहीं जाती है। हम वही चीज आपको बताते हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगता है और एक एक कंटेंट को निचोड़ कर लाने में मुझे काफ़ी समय लगता है। तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी आपका दोस्त यार है जो सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसको भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके।